Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru grade 11 students. It's now time to talk about paper 2. आई होप आप लोगों ने पेपर 1 की वीडियो देख ली होगी। पेपर 2 से रिलेटेड मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट बिगिन द डिस्कशन। और पेपर 2 में जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता है, ठीक है, किस तरह के होते हैं। पेपर 2 में क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास 10 to 12 क्वेश्चंस हैं पेपर 2 में। और पेपर 2 इज़ ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। 2 घंटे और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने के लिए। और चूंकि आपको पता है कि ये बैक टू बैक है तो इसका मतलब है कि टोटल 4 आवर 30 मिनट्स हो जाएंगे। कैलकुलेटर इसमें अलाउ है। और बाकी ये कि टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है नंबर्स का टॉपिक जो है वो P1 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो P2 के लिए जो है वो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो, ठीक है ना। P2 में आप बिल्कुल इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी वेटेज जो है ना वो बहुत कम होगी। बाकी जो भी आएगा वो आप कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी जो है ना वो इतनी परेशानी नहीं है कि नंबर्स पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर्स आप जो P1 के लिए कर लिए जितनी तैयारी उतनी मोर देन इनफ है। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वैसे तो P1 का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा बहुत P2 में भी आ जाता है कभी कभार। तो आप भी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पेपर में भी जो आपका पेपर 2 है उसमें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके लिए मतलब स्कोरिंग होंगे। आप उसी में मार्क्स जो है वो अच्छे उठा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा तो आपको पता है P2 में क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेंशन के, फैक्टराइजेशन के, सिंप्लीफिकेशन के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होगा कि वो आपको जो है वो 4 टर्म्स दे देगा और फिर बोलेगा सिंप्लीफाई करो, तो आप लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करोगे। एक्सपेंशन का मतलब है कि आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा। और फैक्टराइजेशन में आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी आ सकता है, कॉमन भी आ सकता है। तो इस तरह, और अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको सिंप्लीफाई करना, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देख लेना। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आपको पता है, वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो लाजमी आपके पेपर 2 में आएगा। और वर्ड प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल आप स्पीड टाइम जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये है कि पेरीमीटर वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, एरिया पेरीमीटर वाले, जिसमें आपको 2D शेप्स मिलते हैं, वो भी आप बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा। और वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको पता है कॉन्सेप्ट जो है वो वही होता है बिल्कुल कि आपको जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। बोला जाएगा कि भाई एक ने जो है वो स्पीड से जा रहा है, एक की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर लेस है या ग्रेटर है। तो आप एक्सपेक्ट करके फिर आप डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दोनों एक टाइम पे नहीं पहुंचे हैं, दोनों के पहुंचने में कुछ टाइम है। कोई 10 मिनट पहले पहुंच गया, कोई 10 मिनट बाद पहुंच गया। ये टोटल टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वो कहता है कि भाई जाने की जर्नी और आने की जर्नी, टोटल जर्नी जो है वो मतलब 20 आवर्स है या 40 आवर्स है। तो फिर आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है और उसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो इक्वेशन बना के रिड्यूस करना, उसके बाद उसको सॉल्व करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो पहला पार्ट हमेशा एक्सप्रेशन का होता है। आपको पता है आपको कोई ना कोई एक्सप्रेशन बनानी होती है। दूसरे पार्ट में आपको जो है वो इक्वेशन बनानी होती है। थर्ड पार्ट में आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। और फिर आगे जो है वो आपसे कुछ पूछ लेता है, टाइम पूछ लेता है, डिस्टेंस पूछ लेता है, स्पीड पूछ लेता है, एरिया पेरीमीटर पूछ लेता है। तो ये वाला जो इस तरह का जो पूरा एक पूरा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है, तो ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर 2 में, जो कि 12 मार्क्स तक जा सकता है। इसके अलावा लीनियर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, सिंपल लीनियर की वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आ सकती हैं 2 मार्क्स तक की। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में, अच्छा, इसके अलावा फिर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड जो है, हो सकता है आपको वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और बोले क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करो। वो आपको मेथड तो स्पेसिफाई नहीं करता वो, लेकिन ये कि आप उसको फिर, अगर उसने आगे ये बोला है ना गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसका मतलब है कि यू विल यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर की प्रैक्टिस कर लेना, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। P1 में भी इंपॉर्टेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और P2 में भी है, ठीक है। P2 में वो जो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वाला मेथड होता है, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले आप फॉर्म बनाते हो और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स उसको सॉल्व करके जो है वो अपना रिक्वायर्ड आंसर अचीव करते हो। लेकिन अगर उसने आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और बोला है सॉल्व करो, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेना, ठीक है। लेकिन आपने पास पेपर में इस तरह के भी सवाल देखे होंगे कि वो पहले फॉर्म चेंज कराता है और फिर कहता है कि इस फॉर्म को यूज करके सॉल्व करके दिखाओ। तो वहां फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ना वो यूज हो जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हो सकता है ग्रेडियंट और मिड पॉइंट भी वो आपसे पूछ ले, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल बोनस मार्क्स होंगे। मतलब अगर वो P2 में आपसे मिड पॉइंट पूछ रहा है, ग्रेडियंट पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है, तो ये चीज़ें आसान है। इसके अलावा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है P2 के लिए, वो P2 में आता है ज़्यादातर। इनइक्वालिटीज की बात करता हूँ। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। फार्मूलाज आपके पास नहीं होते
तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, कोई फॉर्मूला जो है वो आप जो है वो नहीं छोड़ोगे। इसके अलावा इनइक्वालिटीज़ में बिल्कुल P2 में भी आ सकता है इनइक्वालिटीज़, ग्राफिंग ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो है वो बिल्कुल P2 में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, जिसमें आपको ये जो है रीजन शेड भी करना होता है। और जो है वो समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो शेडेड वो रीजन देके आपसे इनइक्वालिटी लिखवाता है। तो शेडेड रीजन देके इनइक्वालिटी लिखवाने वाला जो काम है ना, ये जो है वो पेपर 2 में जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्किंग होती है, इसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। इंडाइसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आप बिल्कुल जो है वो मतलब इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये P1 में आप कर चुके हो, जितना आपने कर लिया उतना काफ़ी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन भी आता है तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, वो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीज़ें आपको करनी है। मतलब अब तो आपको पता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो P1 में होती है, यहाँ तो सारी फर्दर ट्रिग्नोमेट्री आएगी, और आप फर्दर ट्रिग्नोमेट्री को जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो बिल्कुल। उसका उसके दो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में। हमारे पास एक तो ये होता है कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना है, तो उसमें साइन कोसाइन रूल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। फिर वो आपसे एरिया ऑफ शेप भी पूछ लेता है, अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछेगा, तो आप उसको डिवाइड करके दो ट्राइंगल्स में एरिया निकाल ले कोई। और इसके अलावा बेरिंग आती है आपके पास, ठीक है ना, बेरिंग के साथ वो साइन कोसाइन रूल को जो है वो इन्वॉल्व करता है। और फिर ये 3D वर्ड प्रॉब्लम, ये 3D वर्ड प्रॉब्लम तो आप लाजमी जो है ना वो सोच के आना कि आपके जो है ना वो पेपर में आने वाली है, क्योंकि 11 ग्रेड के पेपर में अगर 3D वर्ड प्रॉब्लम ना हो तो मतलब फिर पेपर अच्छा नहीं लगता ना दिखने में। तो 3D वर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो आपको लाजमी जो है वो एक्सपेक्ट करनी है। और 3D वर्ड प्रॉब्लम में एलिवेशन डिप्रेशन भी आ सकता है बिल्कुल। और आपके पास जो है, हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब इसकी जो है ना तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा टाइम लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। और क्योंकि ये क्वेश्चन मस्ट होता है, मतलब ये इसके एक या दो क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स, हाँ P2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको। और अब जो है ना मतलब अब आप प्रॉपर्टीज में टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज को भी अच्छी तरीके से देखोगे, क्योंकि मैंने रीसेंट क्वेश्चन जो है वो देखे हैं, उसमें वो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी भी उसने पूछना शुरू कर दी है। तो आप जो है वो आप टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी को भी अच्छी तरीके से जो है ना वो मतलब वो जो टेंजेंट बनती है, ट्राइंगल बनता है, और ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले जो होते हैं, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो अच्छी तरीके से आपको करनी है। और एक तो एंगल इन द सेम सेगमेंट है, और एक एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट है जो कि टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है। तो वो आप लोग को अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि अब सिमेट्रिकल तो वो पेपर 2 में पूछेगा नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा वो जो पॉलीगॉन्स के वो फॉर्मूलाज हैं वो आपने P1 के लिए याद किए होंगे, तो वो इंशाल्लाह P2 में भी आपको यूजफुल हो जाएंगे। ग्राफ ऑफ फंक्शंस, बिल्कुल ये फंक्शन तो P1 में आता है, ग्राफ ऑफ फंक्शंस P2 का क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें आपको वो ग्राफ जो है वो बना हुआ भी दे सकता है। अगर उसने आपको ग्राफ बना हुआ दिया तो क्वेश्चन के मार्क्स कम होंगे। और ये भी हो सकता है कि वो आपको ग्राफ बनाने के लिए दे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ग्रिड, प्रॉपर स्केलिंग सारी वो आपको देगा। शेप्स आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से कि भाई कौन से जो ग्राफ है, कौन सी इक्वेशन है, कौन सा फंक्शन है, उसका शेप कैसा होता है। काइनेमेटिक्स P1 में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, P2 में इसकी वेटेज थोड़ी कम है। काइनेमेटिक्स अगर P2 में आता भी है तो वो ग्राफ कन्वर्जन देख लेना अच्छी तरीके से कि किस तरह आप डिस्टेंस टाइम को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। बाकी ये P1 में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि P1 का टॉपिक है ये तकरीबन। P2 में अगर ये आता है ना तो फिर एक्सेलरेशन वगैरह निकालने के लिए देता है, वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है फिर। तो अभी फिलहाल जो है ना इसकी वेटेज P2 में थोड़ी सी कम है, P1 में इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। P1 के लिए तुम प्रैक्टिस करोगे तो फिर P2 भी इंशाल्लाह उससे तुम्हारा निकल जाएगा। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम P1 में भी है, P2 में भी है। सेट्स ऑफ वर्ड डायग्राम में जो P2 में आता है ना वो वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो वो जो वर्ड प्रॉब्लम होती है तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम जो है वो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लोसाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, हाँ ये भी आ सकता है P2 में, ठीक है, क्योंकि P2 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स में अगर 10 क्वेश्चंस भी आते हैं तो 10 मार्क्स के हो गए, तो वो 10 टॉपिक्स हो तो वो कम से कम यूज़ करेगा ना। उसके बाद वेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, वेक्टर्स तो आपको पता है P2 की जान है। तो वेक्टर्स में जो है ना वो मतलब जो एरिया वाले कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, उसको थोड़ा सा जो है ना वो मतलब आप जो है वो लाइटली उसको कर सकते हो, क्योंकि वो हमने अभी रिसेंटली किया है, वो बच्चों को इतना रीइंफोर्स भी नहीं करवाया है। लेकिन जो वेक्टर स्टार्ट का है भाई वो आपको लाजमी अच्छी तरीके से करना है, और वेक्टर करना ही पास पेपर से है। बुक से तो हमने आपको जितना कराना था करा दिया, अब आप पास पेपर से करोगे वेक्टर्स। और उसमें जो है वो मतलब मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, के फाइंड आउट जैसे करते हैं कोलिनियर का, तो वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर लेना वेक्टर्स में। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी और सिमेट्री ये P1 के टॉपिक से, ये P2 में नहीं आते, ठीक है। तो अब आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं जल्दी से जो है वो समराइज कर दूं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, मतलब वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वेटेज बहुत है। और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। एंगल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी वेटेज कम है। ग्राफ ऑफ फंक्शन का एक क्वेश्चन आएगा लाजमी।
और काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन आएगा, सेट्स ऑफ वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आएगा पूरा, प्रोबेबिलिटी का एक आएगा, लोसाई का एक आएगा और वेक्टर्स का एक आएगा। तो ये जो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी है, सिमेट्री है, नंबर्स है, तो ये टॉपिक जो है ना फिलहाल आप छोड़ सकते हो। काइनेमेटिक्स की वेटेज कम होगी, लेकिन ये कि आप बिल्कुल इसको मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए भाई, आप प्रिपरेशन अपनी जो है तुम लोग थोड़ी सी ट्यून अप कर लो। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज एक लाइव सेशन कंडक्ट कर लूँ रात को, ताकि ये कि तो और थोड़ी सी क्वेरीज और जो कंफ्यूजन है ना उनको क्लियर करें। पास पेपर क्वेश्चन भाई रिसेंट ही करना, लेकिन अब चूंकि हमारे पास बहुत बड़ा बैंक हो गया, आपको पता है वेरिएंट 1 भी आ गया है, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई पेपर कहाँ से बना है। लेकिन ये है कि आप अपनी कोशिश ये करोगे कि आप पहले वेरिएंट 2 करोगे अच्छी तरीके से 5 साल के, उसके बाद आप वेरिएंट 1 करोगे इंशाल्लाह, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप आईजीसीएसई के कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर लो, तो इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। इंशाल्लाह लाइव सेशन में आऊँगा, तो वहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ लेना। बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियोस बना रहा हूँ टाइम टू टाइम, जो जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं मैं उनकी वीडियोस इंशाल्लाह शेयर करूँगा, ताकि कि तुम लोग की हेल्प हो सके। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।